हेलो एवरीवन, वेलकम है सुम नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर कैंसर का नेक्स्ट पार्ट डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारा लास्ट पार्ट होगा। ये हमारा है ट्रीटमेंट से रिलेटेड। तो हमने कैंसर के बारे में बहुत सारी जानकारी ली, जैसे कि कैंसर क्या होता है, इसके अलावा कैंसर के कारण क्या होते हैं, इसके अलावा हमने देखा कि लक्षण या फिर सिम्टम्स क्या होते हैं, डायग्नोसिस पर भी हमने डिस्कशन किया। तो ये हमारा लास्ट वन है, कैंसर का ट्रीटमेंट क्या होता है, कैंसर का ट्रीटमेंट कंपलसरी कौन सा होता है। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्टली हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी, जैसा कि हम सुनते हैं कि कीमोथेरेपी, कैंसर वाले पेशेंट को कीमोथेरेपी दी जाती है। तो फर्स्टली तो हम यहाँ पर देखते हैं कीमोथेरेपी होती क्या है। तो कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी एक अलग अलग ड्रग्स को लिया जाता है, अलग अलग एंटीबायोटिक्स को लिया जाता है और डायरेक्टली पेशेंट को वाई ओरली भी दिया जाता है, वाई इंट्रावीनस भी दिया जाता है, उसे बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। तो कीमोथेरेपी क्या करता है? कीमोथेरेपी की हेल्प से जो कैंसर की सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, जो ग्रो हो रही होती हैं। जो कैंसर सेल, हमने कैंसर को बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर आप उस क्लास को देख लेंगे तो आप ये भी देख लेंगे कि कैंसर की सेल जो ग्रो होती है वही रीज़न है कि कैंसर स्प्रेड हो जाता है हमारे बॉडी में। तो कीमोथेरेपी का काम होगा, जो कैंसर जो सेल है, कैंसर की जो सेल है वो जो फैल रही है उसकी जो ग्रोथ है उसको क्या करेगा, रोकेगा। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उसे क्या करेगा, कीमोथेरेपी दो रीजन से हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा? फर्स्ट ही तो हम ये देख रहे हैं कि कीमोथेरेपी के हेल्प से जो हमारी सेल है, जो कैंसर सेल है, वो ग्रोथ जो हो रही है, कैंसर सेल जो बढ़ रही है, डे बाय डे बढ़ते जा रही है, उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो कीमोथेरेपी की हेल्प से उसे रोका जा सकता है। अब देखते हैं जो क्या कैंसर करता है, मतलब जो कीमोथेरेपी है कैसे ट्रीट करता है कैंसर को। तो फर्स्टली हम यहाँ पर देखते हैं कीमोथेरेपी कैन बी यूज टू क्योर कैंसर, लिसन द चांस इट विल रिटर्न टू स्टॉप और स्लो इट ग्रोथ। क्या करता है, जो हमारी कैंसर सेल होती हैं उसको क्या कर देता है, किल कर देता है। किल करने के अलावा उसे, जो भी हमारी कैंसर सेल है उसको किल करने के बाद जो उसके चांसेस होते हैं दोबारा ग्रो करने के, जो चांस होते हैं वो कम हो जाते हैं कीमोथेरेपी के बाद। इसके अलावा जो कीमोथेरेपी के बाद अदर सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसमें हम देखते हैं कीमोथेरेपी कैन बी यूज टू श्रिंक ट्यूमर्स। कीमोथेरेपी का यूज़ हम लोग, जैसे कि मान लो कहीं ट्यूमर हो गया है, कहीं बहुत ज़्यादा सेल का ग्रोथ हो गई तो उस कारण से वहाँ पर ट्यूमर हो गया, तो ट्यूमर को श्रिंक करने के लिए भी हेल्पफुल होती है जो कीमोथेरेपी होती है। जो हमारी कैंसर सेल होती है उसको श्रिंक, मतलब जो हमारी फैली हुई है उसको मार के श्रिंक कर देती है। तो इसमें इसमें क्या हो सकता है, कीमोथेरेपी में पेन भी हो सकता है और इसके अलावा अदर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, कीमोथेरेपी एक एंटीबायोटिक होता है। अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा एंटीबायोटिक जाती है तो जो हमारी, बोल सकते हैं कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको लो कर देता है। तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी में कई प्रॉब्लम क्रिएट्स हो सकती हैं। तो याद रखिएगा, कीमोथेरेपी हम लोग क्यों देते हैं। कीमोथेरेपी जो हमारी कैंसर की सेल होती है उसको ग्रोथ को रोक देता है, जो उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसे रोक देता है। इसके अलावा जो ट्यूमर्स होते हैं उसको भी क्या कर देता है, श्रिंक कर देता है। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट तो हमारा कीमोथेरेपी हो जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, अब हम यहाँ देखते हैं कि जो कीमोथेरेपी को किस किस रूट से दिया जा सकता है। देखिए, फर्स्टली तो उसे ओरली भी दिया जा सकता है, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर। तो जो कीमोथेरेपी, देखिए कीमोथेरेपी क्या है, कीमोथेरेपी पहले बता चुके हैं कि जो एंटीबायोटिक्स होती है, जो ड्रग होती है, ड्रग बॉडी में डायरेक्टली इंसर्ट की जाती है। जैसे कि हम नॉर्मली दवाइयाँ लेते हैं, मुँह से खाते हैं, या फिर जो हमारे इंजेक्शन के थ्रू हम जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जो भी हम इंजेक्शन ले रहे हैं, जो भी ड्रग्स ले रहे हैं, तो वो हम नॉर्मली ड्रग्स लेते हैं। हाँ, तो वही वे रहेगा, वही ड्रग्स रहेगी, कीमोथेरेपी उसे ही बोला जाता है। कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कीमोथेरेपी क्या है। तो कीमोथेरेपी कोई एक सर्जरी नहीं है, ना ही कोई अलग से कोई ट्रीटमेंट है, बस यही है कि वो ड्रग्स, जो अलग अलग जो प्रकार की जो ड्रग्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, उसे बॉडी में दिया जाता है, बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। तो ओरली भी हो सकता है, मतलब मुंह के थ्रू, दवाइयों के थ्रू, जो हम ओरली लेते हैं जो दवाइयाँ, वैसे भी दिया जा सकता है। इसके अलावा इंट्रावीनस आईवी के थ्रू भी कीमोथेरेपी की जाती है, जो एंटीबायोटिक होती है। इंजेक्शन के हेल्प से भी दिया जाता है, इंट्राथीलियल के हेल्प से। इसके अलावा इंट्रापेरिटोनियल जो एक रूट होता है उसके हेल्प से भी कीमोथेरेपी दी जाती है। इसके अलावा इंट्रा आर्टेरियल,
जैसे कि डायरेक्ट आर्टरी में इंसर्ट कर दी जाती है जो भी ड्रग है, या फिर टॉपिकल। टॉपिकल मतलब अगर हमारे सुपरफिशियली जो हमारा स्किन है, अगर स्किन में है तो टॉपिकली मतलब ऑइंटमेंट के हेल्प से हम जो कीमोथेरेपी दे सकते हैं, कि जो भी ऑइंटमेंट होगा, ऑइंटमेंट उस एरिया पर लगा के उसे श्रिंक ही किया जा सकता है। तो ये हमारा कीमोथेरेपी के जो हमारा रूट होते हैं कि हमें इस रूट से इस वे से कीमोथेरेपी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा सेकंड है हार्मोन थेरेपी। अब देखिए हार्मोन थेरेपी क्या होता है। तो हाँ, जिस तरह से हमने कीमोथेरेपी में देखा कि कीमोथेरेपी में एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, ड्रग्स दी जाती हैं जो हमारे सेल्स, जो कैंसर सेल है उसको मार देती है। तो अब हम बात करते हैं कि हार्मोन थेरेपी क्या होता है। तो हार्मोन थेरेपी भी हम यहाँ पर देते हैं। तो हार्मोन थेरेपी को देखते हैं। हार्मोन थेरेपी का काम भी क्या होता है कि ये क्या करते हैं, जो कैंसर सेल होती है उसको क्या कर देता है, स्लो कर देता है या फिर स्टॉप कर देता है। जो कैंसर सेल ग्रो कर रही है, कंटिन्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो उस जो सेल है वो क्या कर देता है, उसे रोक देता है या फिर ख़त्म कर देता है। एंड रिड्यूस द चांस इट विल बी रिटर्न। हार्मोनल थेरेपी के बाद भी जो कैंसर सेल हैं दोबारा से ग्रो होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हार्मोन थेरेपी में वी यूज रिड्यूस द प्रिवेंट सिम्टम इट मैन विथ प्रोस्टेट कैंसर एंड हु आर नॉट एबल टू हैव सर्जरी एंड रेडिएशन थेरेपी। देखिए जो हमारा हार्मोन थेरेपी है किस कंडीशन में दिया जाता है, जैसे कि कोई प्रोस्टेट कैंसर हो गया या फिर ब्रेस्ट कैंसर हो गया। प्रोस्टेट कैंसर कब होता है कि जब हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिलता है, क्योंकि प्रोस्टेट जो कैंसर है या फिर ब्रेस्ट कैंसर है, हार्मोनल्स जब हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं या फिर हार्मोनल चेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या देते हैं, हार्मोन थेरेपी देते हैं। तो हार्मोन थेरेपी हम किस कंडीशन में दे सकते हैं, प्रोस्टेट कैंसर की कंडीशन में दे सकते हैं या फिर ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन में दे सकते हैं। कब हमें देना है, जब हम सर्जरी नहीं कर सकते हैं या फिर हम रेडिएशन थेरेपी नहीं दे सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम वहाँ पर हार्मोन थेरेपी देंगे। तो ये हमारा हो जाता है पर्टिकुलर, हम प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, इसे भी हम ओरली भी दिया जा सकता है। जो हार्मोन थेरेपी है फिल्स के रूप में, सोलो मतलब गुटकने मतलब मुंह के हेल्प से दिया जा सकता है ओरली। इसके अलावा इंजेक्शन के हेल्प से भी दिया जा सकता है, मसल्स में भी दिया जा सकता है, आर्म, थाई, हिप्स एंड राइट अपर द स्किन इन द फैटी पार्ट्स। तो हम इंजेक्शन के हेल्प से भी दे सकते हैं। और लास्ट हमारा ऑप्शन रहेगा कि सर्जरी। अगर हार्मोनल थेरेपी जैसे कि थेरेपी दिया, अगर चांस नहीं है कि हार्मोनल थेरेपी से भी अगर वो क्योर हो रहा है, नहीं हो पा रहा है प्रोस्टेट कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, जो ऑर्गन होगा उसे ही रिमूव कर दिया जाएगा। लाइक दैट हम यहाँ बात करते हैं, अगर वुमेन्स द ओवरीज आर रिमूव्ड, अगर उसे ओवेरियन कैंसर है या फिर ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसकी ओवरी को ही रिमूव कर दिया जाएगा। और अगर यहाँ पर मैन की बात होती है तो जिसके टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टिकल्स को ही रिमूव कर दिया जाएगा। अगर रिलेटेड टू ऑर्गन है, उस ऑर्गन से रिलेट कर रहा है तो उस ऑर्गन को ही रिमूव कर दिया जाएगा, अगर उस पर्टिकुलर एरिया में कैंसर फॉर्म हुआ है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट जो हार्मोनल थेरेपी के हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू एबिलिटी ऑफ हैव सेक्स। जो हमारी सेक्स की एबिलिटी होगी उसमें इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो सकता है। वीकेंड बोन्स, जो बोन होती हैं, जो हड्डियाँ होती हैं वो वीक हो सकती हैं। डायरिया भी हो सकता है। इसके अलावा नोजिया जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। एनलार्ज एंड टेंडर ब्रेस्ट, जो हमारे मैन के भी जो ब्रेस्ट होंगे वो एनलार्ज भी हो सकते हैं, मतलब बड़े हो सकते हैं, टेंडर मतलब कड़क भी हो सकते हैं। फटीग भी देखने को मिल सकता है और अदर्स जो हमारे सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारे हार्मोनल थेरेपी किस कंडीशन में, प्रोस्टेट कैंसर के लिए अगर हम हार्मोनल थेरेपी दे रहे हैं तो ये मैन में ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं हार्मोनल थेरेपी के दौरान। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम कॉमन साइड इफ़ेक्ट वुमेन हु रिसीव हार्मोनल थेरेपी फॉर ब्रेस्ट कैंसर। अगर ब्रेस्ट कैंसर जैसी समस्याओं में अगर हम ये अगर हार्मोनल थेरेपी दे रहे हैं तो हमें भी यहाँ पर वेजाइनल ड्राइनेस देखने को मिलेगा। जो वेजाइना होगा वो ड्राई हो सकता है। चेंज इन योर पीरियड्स, जो हमारे पीरियड्स होंगे वो भी चेंज हो सकते हैं, फीमेल्स की बात कर रहे हैं। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन सेक्स, सेक्स में इंटरेस्ट भी कम हो सकता है।
इसके अलावा नोजिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, मूड चेंज भी हो सकता है और फटीग जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं हार्मोनल थेरेपी के। तो हार्मोनल थेरेपी आई होप समझ गए होंगे कि हार्मोनल थेरेपी क्या है, कि पिल्स के हेल्प से हार्मोन्स दिए जाते हैं। कीमोथेरेपी में हमने देखा कि एंटीबायोटिक दे रहे थे, हार्मोनल थेरेपी में क्या दिया जाएगा, हार्मोन्स दिए जाएंगे जो रिलेटेड टू पार्ट्स के रिलेटेड जो हमारे हार्मोन्स होंगे, जिन हार्मोन्स की आवश्यकता है, तो हार्मोनल थेरेपी से पिल्स के हेल्प से या फिर इंजेक्शन के हेल्प से वही हार्मोन्स दिए जाएंगे। तो ये हो जाता है हमारा हार्मोनल थेरेपी। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट ट्रीटमेंट होता है हाइपरथर्मिया। अब देखिए हाइपरथर्मिया को देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि हाइपरथर्मिया तो हम बोलते हैं कि ज़्यादा तेज बुखार को हाइपोथर्मिया बोलते हैं। हाँ वो टर्म सही है, लेकिन जो हाइपोथर्मिया है हम कैंसर वाले पेशेंट को दिया जाता है। तो हाइपरथर्मिया का मतलब क्या होता है, फर्स्टली तो आप ये समझ जाइए कि हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया। हाइपरथर्मिया मतलब हाई टेम्परेचर को हम लोग हाइपरथर्मिया बोलते हैं, हाइपोथर्मिया बोले तो लो टेम्परेचर। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं हाइपरथर्मिया की। तो हाइपरथर्मिया क्या कंडीशन है, कि इस कंडीशन में होता क्या है कि ये हम लोग कैंसर वाले पेशेंट को क्यों दे रहे हैं। तो हाइपरथर्मिया एक इस तरह से कंडीशन है कि जो हाई हीट के हेल्प से, हाई हीट समझ रहे होगे, मतलब हाई हीट से मतलब 113 फ़ारेनहाइट हीट देकर पर्टिकुलर टिश्यू को, पर्टिकुलर सेल को, जो कैंसर सेल होती है उसे जलाया जाता है, उसे मारा जाता है हाइपरथर्मिया के हेल्प से। तो देखते हैं यहाँ पर, hyperthermia is a type of treatment of which body tissue is heated to as high as 113 Fahrenheit to help damage and kill cancer cell with little or no harm to normal tissue। तो हाइपरथर्मिया का हम लोग यहाँ पर यूज़ कब कर रहे हैं, मतलब टिश्यू को या फिर सेल को हीट कर हीट कर मतलब जो पर्टिकुलर, मान लो पर्टिकुलर एरिया है, हमें कैंसर सेल यहाँ पर है, तो पर्टिकुलर एरिया पर हाइपरथर्मिया दिया जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर, सॉरी फ़ारेनहाइट पर, 113 फ़ारेनहाइट पर वो हीट दी जाती है पर्टिकुलर बॉडी पर, जिससे जो कैंसर सेल होती है वो क्या हो जाती हैं, जल जाती हैं या फिर मर जाती हैं। तो हाइपरथर्मिया के कारण जो अदर जो टिश्यू हैं वो डैमेज नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली हीट दी जा रही है। इसके अलावा हाइपरथर्मिया टू ट्रीट कैंसर इज़ ऑल्सो, हाइपरथर्मिया जो होती है, अगर हम कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं तो इसे हम और क्या बोल सकते हैं, थर्मल थेरेपी भी बोल सकते हैं, या फिर थर्मल एब्लेशन भी बोल सकते हैं, या फिर थर्मोथेरेपी भी हम बोल सकते हैं। तो हाइपरथर्मिया ट्रीटमेंट जो होता है कैंसर के लिए, हम इसे इस नाम से भी जान सकते हैं। तो हाइपरथर्मिया आप समझ गए होंगे कि 130 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हीट को पर्टिकुलर बॉडी के एरिया पर, पर्टिकुलर एरिया पर जहाँ पर कैंसर सेल ग्रो कर रही है या फिर जहाँ पर ट्यूमर है, तो ट्यूमर्स को क्या किया जाता है, वहाँ पर मारा जाता है, उस सेल को मार रहे हैं, कैंसर सेल को मार रहे हैं। तो ये हाइपरथर्मिया का काम होगा। तो ये हाइपरथर्मिया हमारा थर्ड ट्रीटमेंट के अंदर आ जाता है कि हाइपरथर्मिया भी एक कैंसर का ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि हाइपरथर्मिया का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे कि यूज़ टू ट्रीट स्मॉल एरिया। जैसे कि हमने देखा कि जो पर्टिकुलर जो हमारा स्मॉल एरिया है वहाँ पर ही हीट दी जाती है, ताकि पर्टिकुलर जो हमारा एरिया है उसे ही, उस एरिया के सेल्स को ही मारा जा सके। इसके अलावा इन लोकल हाइपरथर्मिया डॉक्टर अप्लाई हीट टू स्मॉल एरिया। टाइप ऑफ लोकल हाइपोथर्मिया यूज डिपेंड ऑन वेयर द ट्यूमर इज लोकेटेड। देखिए जो लोकल हाइपरथर्मिया है डॉक्टर अप्लाई करता है, स्मॉल एरिया पर अप्लाई करता है, वो डिपेंड करता है कि किस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, किस एरिया में आपको यहाँ पर कैंसर फॉर्म हो रहा है या फिर ट्यूमर हो रहा है। अब हाइपरथर्मिया के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, तो हाइपरथर्मिया कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हेल्पफुल है। इसके अलावा ये जैसे कि कीमोथेरेपी जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से रेडिएशन थेरेपी काम कर रहा है, तो उसके अपेक्षा ज़्यादा अच्छा काम करता है, क्योंकि जो हमारे कीमोथेरेपी होती हैं और रेडिएशन थेरेपी होते हैं उसके कई साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जो हमारे हाइपरथर्मिया है उसके साइड इफ़ेक्ट्स कंपैरिजन टू कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि कीमोथेरेपी में आप जानते हैं कि हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं, और रेडिएशन में तो हम डायरेक्ट रेडिएशन दे रहे हैं, तो हमारे अदर सेल्स भी डैमेज हो सकती है। लेकिन हम हाइपरथर्मिया में क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर जो हमारी सेल है, जो कैंसर सेल है, उस पर ही हीट दी जा रही है, ताकि जो भी हमारी कैंसर सेल है उसे मारा जा सके। तो ये था हमारा हाइपरथर्मिया।
नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट थेरेपी आ जाती है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट हमारा आता है इम्यूनोथेरेपी। अब इम्यूनोथेरेपी की बात करते हैं। अब देखिए, जैसे कि इसका नाम है इम्यूनोथेरेपी, तो इम्यूनोथेरेपी क्या है? देखिए, फर्स्ट ही तो हम ये बात करते हैं कि जो हमारा, जब हमें कोई भी प्रॉब्लम होती, कोई भी डिसीज़ होती है, तो सबसे पहले हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है वो लो हो जाता है। इम्यून सिस्टम मतलब डब्ल्यूबीसी, जो हमारे जो डब्ल्यूबीसी हैं वो काम करना स्लो कर देते हैं, काम करना बंद भी कर देते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं। तो कैंसर जैसी प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा होता क्या है? फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कि ब्लड कैंसर की बात कर लेते हैं। तो हम ब्लड कैंसर की बात करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लड कैंसर में होता क्या है कि जब ब्लड कैंसर होता है तो ब्लड कैंसर की समस्या, या फिर हम बात कर लेते हैं कि कीमोथेरेपी के दौरान अगर हमारी स्टेम सेल होती है वो क्या हो जाती है? मर जाती है। मर जाती मतलब स्लो हो जाती है। या फिर हम ब्लड कैंसर की बात कर लें तो ब्लड कैंसर, या फिर अप्लास्टिक एनीमिया, या फिर ब्लड कैंसर हम ल्यूकेमिया बोलते हैं। तो उस कंडीशन में होता है क्या है कि डब्ल्यूबीसी की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है, और जो डब्ल्यूबीसी होती है ना, प्रॉपर मैच्योर नहीं होती है। अब जब डब्ल्यूबीसी ही प्रॉपर मैच्योर नहीं होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा? जब वो प्रॉपर मैच्योर नहीं है तो हमारा इम्यून सिस्टम भी क्या होगा? वीक हो जाएगा। तो इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, तो देखिए जो हमारे इम्यूनोथेरेपी है वो काम क्या करेगा? अब हमारे इम्यून सिस्टम जब वीक होगा, जब इम्यून सिस्टम ही वीक हो जाएगा तो वो अदर बीमारियों को भी बढ़ावा देगा, और जो हमें प्रेजेंट है जो बीमारी, उसे भी क्योर नहीं करेगा। क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काम होता है एक प्रतिरक्षा का काम करना, एक सैनिक का काम करता है हमारे बॉडी में, जो कि हमारे अदर बीमारियों से या फिर जो बीमारी है उससे हमें लड़ने की क्षमता देता है। तो देखते हैं इम्यूनोथेरेपी में हम क्या करते हैं कि इम्यूनोथेरेपी इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट दैट हेल्प फ्रॉम इम्यून सिस्टम फाइट कैंसर। देखिए, इसका काम है कि जो कैंसर है उससे लड़ना है, ना कि कैंसर को इम्यूनोथेरेपी मारेगा नहीं। ये क्या करेगा? जो कैंसर है उससे लड़ने की क्षमता उसमें होती है, जो भी अगर हमारे बॉडी में कैंसर है तो कैंसर से वो लड़ सकेगा। तो द इम्यून सिस्टम हेल्प योर बॉडी फाइट इन्फेक्शन एंड अदर डिसीज। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होगा, जब हम इम्यूनोथेरेपी देते हैं तो इम्यून सिस्टम क्या होता है? अदर डिसीज से क्या करता है? अदर डिसीज से या फिर अदर इन्फेक्शन से लड़ता है। जब वो लड़ता है तो वो मार भी देता है। जो इन्फेक्शन होता है या फिर जो अदर डिसीज़ होती है तो हमारे बॉडी में वो चीज़ एंटर नहीं कर पाती है। तो इट इज़ मेड अप ऑफ वाइट ब्लड सेल एंड ऑर्गन एंड टिश्यू ऑफ द लिम्फ सिस्टम। ये क्या करता है? जो वाइट ब्लड सेल होती है मतलब डब्ल्यूबीसी होती है, उसको बनाने में हेल्पफुल होता है। कौन? इम्यूनोथेरेपी। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इम्यूनोथेरेपी हम कैंसर वाले पेशेंट को क्यों दे रहे हैं? ताकि इम्यून सिस्टम बना रहे। हम ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि कैंसर को मार रहा है। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि कैंसर से लड़ रहा है। इम्यूनोथेरेपी के हेल्प से कैंसर से लड़ा जा सकता है। अब जब कैंसर से जब वो लड़ेगा तो कैंसर को मार भी सकता है। तो इम्यूनोथेरेपी भी दे सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी लास्ट स्टेज में नहीं देंगे। हाँ, जब फर्स्ट स्टेज है तब हम इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं ताकि वो कैंसर सेल को मार सके। तो ये हमारा इम्यूनोथेरेपी हो जाता है। अब देखिए, इम्यूनोथेरेपी में हम यहाँ पर टी सेल ट्रांसफ़र थेरेपी देते हैं। अब टी सेल हम जैसे कि जानते हैं जो कि डब्ल्यूबीसी का ही फैमिली मेम्बर है। तो टी सेल जो हमारे ट्रांसफ़र थेरेपी होती है, इसका काम होता है विच इज़ अ ट्रीटमेंट दैट बूस्ट दैट नेचुरल एबिलिटी टू योर टी सेल टू फाइट कैंसर। जो टी सेल ट्रांसफ़र थेरेपी के हेल्प से जो टी सेल हमारे बॉडी में दी जाती है, इम्यूनिटी ही है ये। वैक्सीन भी दी जा सकती है कि हम जो डिसीज़ है, जो कैंसर है, उससे लड़ सकें। वैक्सीन भी इम्यूनोथेरेपी के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? जो टी सेल ट्रांसफ़र थेरेपी हो रही है वो इम्यूनोथेरेपी के अंदर ही आती है। वो क्या कर रही है? जो हमारे टी सेल की जो एबिलिटी है, जो हमारे बॉडी की नेचुरल एबिलिटी है, उसको बूस्ट कर रही है। या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे जो बॉडी है उसको बूस्ट कर रही है, ताकि जो हमारा अगर कैंसर है तो कैंसर से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। इसके अलावा जो टी सेल ट्रांसफ़र थेरेपी है, इसे हम एडॉप्टिव सेल थेरेपी भी बोल सकते हैं, या फिर एडॉप्टिव इम्यूनोथेरेपी, या फिर इम्यून सेल थेरेपी भी बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाता है क्या? इम्यूनोथेरेपी। ध्यान दीजिएगा कि बहुत छोटे छोटे से टर्म हैं, उनके जो नाम पर ही सारी चीज़ छुपी हुई है। सारा ट्रीटमेंट उनके नाम पर ही छुपा हुआ है।
तो ये हो जाता है हमारा इम्यूनोथेरेपी। नेक्स्ट हम यहाँ पर आते हैं फोटोडायनामिक थेरेपी। अब देखिए फोटोडायनामिक थेरेपी, अब इसके नाम में भी उसका काम छुपा हुआ है। ये भी एक ट्रीटमेंट है, कैंसर का एक ट्रीटमेंट है। तो इसका यूज़ हम देखते हैं। फोटोडायनामिक थेरेपी यूज अ ड्रग दैट इज एक्टिवेटेड बाय लाइट कॉल्ड अ फोटोसेंसिटाइजर या फिर अ फोटोसेंसिटाइजिंग एजेंट टू किल कैंसर सेल। अब फोटोडायनेमिक थेरेपी का यूज़ हम यहाँ पर ड्रग्स जो होती है वो एक्टिवेटेड होती हैं, जो लाइट्स होती हैं, लाइट्स के हेल्प से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो भी लाइट्स होती हैं, जो डेंजरस बोल सकते हैं कि जो हाई पावर की लाइटिंग होती है, उससे जो हमारे कैंसर सेल होती है उसे किल किया जाता है। तो इसका यूज़ हम द लाइट कैन कम फ्रॉम लेज़र के हेल्प से भी पर्टिकुलर सेल पर इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि एलईडी हो गया। और फोटोडायनेमिक थेरेपी को हम पीडीटी के नाम से भी बोल सकते हैं। तो देखिए फोटोडायनेमिक, जैसा कि नाम है, फोटोडायनेमिक थेरेपी यूज अ ड्रग दैट इज एक्टिवेटेड बाय लाइट। जो भी हमारा फोटोडायनेमिक थेरेपी होती है उसका यूज़, जो हमारी ड्रग होती है उसको एक्टिवेट किया जाता है लाइट के हेल्प से। लाइट के हेल्प से जब उसे एक्टिवेट किया जाता है पर्टिकुलर ड्रग्स को, तो वो एक्टिवेट होने के बाद जो लाइट के हेल्प से हमारे बॉडी में जाती है जो, और कैंसर सेल को क्या कर देती है, किल करती है या फिर मारती है। तो ये हमारा हो जाता है फोटोडायनेमिक थेरेपी। तो ये भी एक कैंसर का ट्रीटमेंट आ जाता है। देखिए जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ये ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं रेडिएशन थेरेपी। देखिए कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी हमने बहुत सुना है, लेकिन जो हमने जैसे कि कई सारे जो थेरेपीज़ पढ़ी हैं वो शायद बहुत कम ही सुनी हो। तो हम नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं रेडिएशन थेरेपी पर। तो जिस तरह से हमने कीमोथेरेपी देखा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी, जैसा कि देखिए आपको पहले ही बोला है कि इनके नाम पर ही इनका काम छुपा हुआ है। तो रेडिएशन थेरेपी में हम क्या देख रहे हैं, इसे हम इट्स ऑल्सो कॉल्ड रेडियोथेरेपी भी हम बोलते हैं। अब समझ लेते कि रेडिएशन थेरेपी है क्या। देखिए जब हम इस ट्रीटमेंट को, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देते हैं, जो रेडिएशन देते हैं, हाई डोज में रेडिएशन देते हैं। जब हम हाई डोज में रेडिएशन देते हैं तो जो कैंसर सेल होती है उसको क्या कर दिया जाता है, किल हो जाती हैं कैंसर सेल, या फिर श्रिंक हो जाती हैं। जो हमारे ट्यूमर्स हैं या फिर वो श्रिंक हो जाते हैं। जिस तरह से कीमोथेरेपी में देख रहे थे हम, कीमोथेरेपी देकर कैंसर सेल को मारा जा रहा है या फिर श्रिंक किया जा रहा है। सेम रेडिएशन थेरेपी की हेल्प से रेडिएशन दी जाती है, मतलब जो रेज होती हैं वो दी जाती हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारी कैंसर सेल होती है वो क्या होती है, किल हो जाती है, या फिर जो ट्यूमर्स है वो श्रिंक हो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं एट लो डोज रेडिएशन इज यूज इन एक्सरे। अगर इसी की जगह पर अगर हम लो डोज दे रहे होते हैं तो हम उस टाइम पर किसका यूज़ करते हैं, एक्सरा हम लेते हैं। जो एक्सरा लेते हैं ना वो हम जब हमारा लो बोल सकते हैं, लो डोज जब हम रेडिएशन का देते हैं तो उस कंडीशन में हम एक्स्ट्रा लेते हैं। तो एक्स्ट्रा हम किस कंडीशन में लेते हैं, जब हमारी बोन फ्रैक्चर होती है या फिर टीथ का अगर हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो ये क्या हो जाती है, ये भी एक रेडिएशन है। देखिए जो हम एक्स्ट्रा लेते हैं या फिर जब एक्स्ट्रा लिया जाता है तो बाकी लोगों को दूर कर दिया जाता है, एक अलग रूम होता है, क्योंकि जो रेडिएशन होती है वो बहुत हार्मफुल होती है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि वही रेडिएशन है, अगर उसे हाई डोज दे दिया जाए, मतलब हाई कर दिया जाए रेडिएशन का लेवल, तो वो कैंसर सेल को मार रही है। और अगर इसी की जगह उसे लो कर दिया जाए तो वो किसके काम आ रही है, वो एक्सरे के लिए काम आ रही है, जो कि हम नॉर्मली फ्रैक्चर के टाइम पर या फिर जो हमारी बोन फ्रैक्चर है या फिर टूथ का अगर हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो वो हम लो रेडिएशन के टाइम पर लेते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि रेडिएशन थेरेपी क्या है। तो रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन दी जाती है, दी जाती है, जो भी रेडियोथेरेपी की हेल्प से रेडिएशन दी जाती है, उससे सेल जो होती है उसको क्या किया जाता है, मारा जाता है और ट्यूमर्स को स्ट्रिंग किया जाता है। तो एट हाई डोज रेडिएशन थेरेपी किल कैंसर सेल एंड स्लो देयर ग्रोथ बाय डैमेजिंग देयर डीएनए। वो क्या कर देती है, जो सेल होती है उसके डीएनए को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है या फिर मार देता है, जिससे उसका मल्टीप्लाई, जो कैंसर सेल होती है उसका मल्टीप्लाई नहीं हो पाता है, वो ग्रो नहीं कर पाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कैंसर सेल whose DNA damaged beyond repair stop dividing or die
जो हमारी कैंसर सेल होती है तो स्टॉप हो जाता है, डिवाइडेशन होना स्टॉप हो जाता है जब वो मर जाती है या फिर डैमेज हो जाती है, तो हमारे बॉडी से वो सेल जो कैंसर सेल है वो रिमूव भी हो जाती है ईजिली। तो वो जब डेड हो गई है तो वो हमारे बॉडी से ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाता है रेडिएशन थेरेपी। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। देखिए ये भी एक कैंसर का ट्रीटमेंट है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है क्या? अब पहले तो आप ये समझ लीजिए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का मतलब क्या हुआ। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है? ट्रांसप्लांट करना। स्टेम सेल जो हमारी स्टेम सेल होती है, जैसे कि जो वोन मेरो हमने जैसे कि देखा, जो हमारा वोन का फॉर्मेशन हमारे स्टेम सेल से होता है, तो सॉरी आरबीसी का फॉर्मेशन हमारे स्टेम सेल से होता है। तो अब यहाँ देखते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में क्या होता है। आर प्रोसीजर दैट रिस्टोर ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल इन पीपल हु हैव हैड देयर डिस्ट्रॉय बाय हाई डोजेस ऑफ कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी दैट आर यूज टू ट्रीट सर्टेन कैंसर। अब जैसे कि हमने देखा था कि जो कीमोथेरेपी होती है और रेडिएशन थेरेपी होती है हार्मफुल होती है, मतलब साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। जब कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी दी जाती है तो हमारे जो जो सेल्स होते हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जो भी हमारे कैंसर सेल होते हैं उसको तो डैमेज करती ही करती है, लेकिन जो हमारे बोन मैरो होती है, देखिए रेडिएशन क्या होती है, वो हमारे, अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, जो एक्सरा लेता है तो वो हड्डी को चीर के जाता है। तो जब रेडिएशन जब जाती है तो हमारे बोन भी क्या होती है, वहाँ पर बोन को भी क्रॉस करती है, इससे बोन जो हमारी मैरो होती है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। बोन मैरो जब डिस्ट्रॉय हो जाती है तो जो हमारा ब्लड का फॉर्मेशन है, स्टेम सेल भी क्या हो जाती है, वहाँ पर डैमेज हो जाती हैं। आपने अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा कैंसर का तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि जो हमारे बोन मैरो है उसका काम क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन करना। तो जब बोन मैरो ही डैमेज हो जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, ब्लड सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा, जो हमारे स्टेम सेल है वो डैमेज हो जाएंगी कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी के दौरान पर। तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट उस कंडीशन में किया जाता है जब कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के दौरान जब हमारी स्टेम सेल का फॉर्मेशन रुक गया है या फिर स्टॉप हो गया है, तो उस कंडीशन में हम क्या देते हैं, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट देते हैं। क्योंकि जो हमारा अगर फॉर्मेशन रुक जाएगा तो हमें एनीमिया की कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि ब्लड का फॉर्मेशन ही स्टॉप हो गया है तो एनीमिक हो जाएगा पेशेंट। तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी से कैंसर सेल को तो मार दिया, लेकिन एनीमिक के कारण वो जरूर मर जाएगा। तो उस कंडीशन में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाता है। जब स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाता है तो ये क्या कहते हैं, जो हमारा ब्लड है, ब्लड फॉर्मेशन स्टेम सेल को क्या करता है, रिस्टोर करता है। रिस्टोर मतलब दोबारा से बनाना शुरू कर देता है। देखिए यहाँ पर हमने देख लिया ब्लड डिसऑर्डर एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को भी ट्रीट करता है, क्योंकि ये ब्लड डिसऑर्डर को बुलावा देगा। जब अगर हमारे स्टेम सेल ही ख़त्म हो जाएंगी, स्टेम सेल नहीं बचेगी, ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ब्लड डिसऑर्डर होगा और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी होगा, क्योंकि यहाँ पर WBC भी नहीं रहेगी और RBC भी नहीं रहेगी, तो प्रॉब्लम्स होगी। तो ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल आर वाइटल बिकॉज दे आर ग्रो इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल, दे मेन टाइप ऑफ ब्लड। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा ब्लड है वो कितना हेल्पफुल होता है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं वाइट ब्लड सेल हमारे बॉडी के लिए कितना हेल्पफुल होता है, रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि वाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है, हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम का काम करता है, हमारे बॉडी के लिए इन्फेक्शन से फाइट करता है, इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है। और जो हमारा रेड ब्लड सेल होती है वो क्या करता है, कैरी ऑक्सीजन, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लाने का काम करता है थ्रू अवर बॉडी। और प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, हमारे ब्लड क्लॉट के लिए हेल्पफुल होता है और प्रिवेंट ब्लीडिंग के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो तीनों हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा स्टेम सेल ट्रांसप्लांट उस कंडीशन में किया जाता है जब हमारे बोन ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल डिस्ट्रॉय हो गई है, तो रिस्टोर करने के लिए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर पर देख पा रहे हैं, तो स्टेम सेल देखिए, स्टेम सेल में कोई पर्टिकुलर सर्जरी नहीं की जाती है, जस्ट जो स्टेम सेल होती हैं, जो सेल्स होती है, उसे ब्लड के हेल्प से उसे दिया जाता है, जैसे कि हम यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो इससे क्या दिया, स्टेम सेल हमारे बॉडी में दिया जाता है। तो ये किसी डोनर का हो सकता है या हमारा खुद का भी हो सकता है।
जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखिए आप पिक्चर में यहाँ समझ पा रहे, स्टेम सेल रिमूव फ्रॉम डोनर, पेशेंट रिसीव ट्रीटमेंट टू डिस्ट्रॉय ब्लड फॉर्मिंग सेल। जब हमारे ब्लड फॉर्मिंग सेल कीमोथेरेपी के दौरान डैमेज हो जाती है तो उस कंडीशन में हमें स्टेम सेल देनी होती है। तो अब यहाँ देख रहे हैं हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के बारे में बात करते हैं। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट डू नॉट यूजली वर्क अगेंस्ट कैंसर डायरेक्टली। स्टेम सेल का एक काम और है कि ये हम ये नहीं बोलेंगे कि कैंसर पर अटैक करेगा, कैंसर को मारेगा, नहीं। हमने पहले ही बात कर ली कि ये क्या करेगा, रिस्टोर करेगा हमारे ब्लड सेल को आफ्टर ट्रीटमेंट। जब कैंसर का ट्रीटमेंट हो जाता है तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाता है, क्योंकि हमने पहले देख लिया है कि ये क्या कर देता है, स्टेम सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, मार देता है। तो ये कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी के बाद दिया जाता है उस कंडीशन में जब हमारी ब्लड सेल डैमेज हो गई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अब जो हमारे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है 3 वे में होता है। 3 वे हम देखते हैं, एक होता है ऑटोलोगस और एक होता है एलोजेनिक और एक होता है सिंजेनिक। ऑटोलोगस में क्या होता है, स्टेम सेल जो होती है विच मीन्स द स्टेम सेल कम फ्रॉम यू द पर्सन विथ कैंसर। जो ऑटोलोगस जो हमारा स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होगा, जो हमारा कैंसर से पीड़ित ही पेशेंट होगा उसकी ही स्टेम सेल ली जाती है किसी अदर पार्ट से, तो स्टेम सेल वहाँ पर ली जाती है। तो ऑटोलोगस मतलब खुद के पेशेंट का ही लिया गया है स्टेम सेल। नेक्स्ट हम देखते हैं एलोजेनिक। तो एलोजेनिक में क्या होता है, ऐसी स्टेम सेल जो कि हमें किसी और से ली है। और से ली मतलब या तो वो हमारा कज़न हो सकता है या फिर कोई रिलेटिव हो सकता है या फिर कोई नॉन रिलेटिव भी हो सकता है। तो एलोजेनिक का मतलब होगा कि हमने स्टेम सेल किसी अदर से ली है। और ऑटोलोगस में क्या होगा, जो हमारी खुद की बॉडी की ही हमारी खुद की स्टेम सेल है। और सिंजेनिक में क्या होगा कि कोई हमारा ट्विंस है, जुड़वा है, तो उससे जो हमने स्टेम सेल ली है। तो ये हमारे स्टेम सेल 3 तरह के हो जाते हैं स्टेम सेल, कि हम खुद से भी ले सकते हैं, और अगर हमने एलोजेनिक की बात की है तो हम किसी अदर का स्टेम सेल ले रहे हैं। जिस तरह से हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं ना, उसी तरह से स्टेम सेल का ट्रांसफ्यूज़न होता है। जैसे कि हमारे अगर बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तो हम ब्लड इजली एक दूसरे का ले लेते हैं, बस वहाँ पर चेक किया जाता है। सेम स्टेम सेल के लिए भी यहाँ पर उसे मैच किया जाता है। जब मैच करता है, अगर या तो हमारा कोई, क्योंकि मैच बहुत कम करता है, मैच या तो हमारे किसी ट्विंस का करेगा अगर हम ट्विंस हैं, जुड़वा हैं, या फिर हमारे किसी कज़न का नहीं बोल सकते, या फिर हमारे सगे भाई बहन का मैच करेगा। तो उस कंडीशन में हम स्टेम सेल यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये डोनर ही देता है। तो ये हमारा हो जाता है स्टेम सेल। तो ये हमने देखा स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ये भी आपको समझ आया होगा कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट क्या होता है। अब डोनेटिंग ब्लड स्टेम सेल फॉर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, तो ये भी वही चीज़ है कि स्टेम सेल आर यूज टू स्टेम सेल ट्रांसप्लांट विच हेल्प पीपल रिकवर फ्रॉम ट्रीटमेंट विथ हाई डोजेज ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट दैट डिस्ट्रॉय देयर वन स्टेम सेल। तो डोनेटिंग ब्लड स्टेम सेल हम कब लेते हैं या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कब करते हैं, जबकि हाई डोजेस हमने कीमोथेरेपी ली है, हाई डोजेस ट्रीटमेंट लिया है कैंसर का, तो उस कंडीशन में अगर हमारी जो स्टेम सेल है वो डिस्ट्रॉय हो गई है तो उस कंडीशन में हम डोनेटिंग ब्लड स्टेम सेल की हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल आर इमेच्योर सेल दैट ग्रो इनटू द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल। जैसे कि हमने पिछला देखा कि हमारे जो ब्लड फॉर्मिंग सेल होती है वो 3 तरह की होती है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, जो कि तीनों हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, बहुत ही काम की होती है। तो इन तीनों को हम अपने बॉडी से नहीं जाने दे सकते हैं। अब नेक्स्ट ट्रीटमेंट आ जाता है सर्जरी। अब सर्जरी की बात करते हैं तो सर्जरी तो हम जानते ही हैं कि लास्ट ऑप्शन सर्जरी बचता है। अगर कीमो, रेडिएशन थेरेपी, अगर अदर थेरेपी से पेशेंट ठीक नहीं होता है तो सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन होता है कि उस कैंसर वाले पार्ट को ही क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। तो कैंसर सर्जरी क्या है, आप जानते हैं कि ये कैंसर का एक ट्रीटमेंट प्रोसीजर है जिसमें सर्जन क्या करता है, कैंसर फ्रॉम योर बॉडी, जो हमारे कैंसर फॉर्म बॉडी है या फिर जो कैंसर वाला पार्ट है उसे ही सर्जन क्या कर देता है, उसे रिमूव कर देता है। या फिर किसी यूज स्मॉल थिन नाइफ्स कॉल्ड स्कैल्पल्स एंड अदर शार्प टूल्स टू कट योर बॉडी ड्यूरिंग सर्जरी। तो जैसा कि हमने देखा कि सर्जरी से उसे शार्प चीज़ से
जो भी सर्जरी, जो भी प्रोसीजर होता है उसके हेल्प से क्या कर देते हैं, जो हमारी जो भी सेल हैं, कैंसर सेल है, जो बॉडी पार्ट है, उसको अलग कर दिया जाता है। थ्रू दी स्किन भी हो सकता है, मसल्स भी होता है, समटाइम बोन्स, अगर बोन में फॉर्मेशन हो रहा है कैंसर का तो बोन को भी अलग कर दिया जाता है। तो सर्जरी का मतलब तो आप जानते ही हैं कि उस पार्ट को ही अलग कर देना जहाँ पर कैंसर फॉर्म हो रहा है। अब कैंसर जब सर्जरी देते हैं तो हम एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं। आप जानते हैं कि एनेस्थीसिया का यूज़ क्यों करते हैं? एनेस्थीसिया का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि सर्जरी के दौरान उससे पेन होगा, तो जहाँ पर हम सर्जरी कर रहे हैं वहाँ पर एनेस्थीसिया दिया जाता है। अब एनेस्थीसिया भी 3 तरह के होते हैं। एनेस्थीसिया में देखिए, फर्स्ट होता है लोकल एनेस्थीसिया, सेकंड होता है रीजनल एनेस्थीसिया एंड थर्ड होता है जनरल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया में हम क्या देखते हैं कि ओनली जो लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जो हमारा स्मॉल एरिया है, मान लो बात कर लेते हैं कि पर्टिकुलर टीथ निकाला जा रहा है, टीथ माउथ में कैंसर है, तो पर्टिकुलर उस एरिया को क्या कर दिया जाएगा, लोकल एनेस्थीसिया दिया जाएगा। तो ओनली वो पार्ट बस क्या होगा, जो फीलिंग है उसकी लॉस हो जाएगी, मतलब वहाँ पर सेंसेशन स्टॉप हो जाएगा, तो वो लोकल एनेस्थीसिया हो जाता है। अब रीजनल एनेस्थीसिया की बात करते हैं। रीजनल एनेस्थीसिया में जो हमारा पर्टिकुलर पार्ट है, मान लो हमें हाथ की सर्जरी करनी है, तो हम हैंड उस एरिया में लगा देते, तो पूरा जो हमारा हैंड है, जो भी जिस साइड भी हमने जिस भी हैंड में लगाया है, एनेस्थीसिया दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ फीलिंग या फिर लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा। तो ये हमारा रीजनल एनेस्थीसिया हो जाता है। लास्ट हमारा होता है जनरल एनेस्थीसिया। तो जनरल एनेस्थीसिया की कंडीशन में होता क्या है, जनरल एनेस्थीसिया लॉस ऑफ फीलिंग एंड कंप्लीट लॉस। ये क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी कंप्लीटली लॉस हो जाती है, मतलब फीलिंग लॉस हो जाती है, सेंसेशन पूरा लो हो जाता है। जिस तरह से हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं, कुछ उस तरह से जनरल एनेस्थीसिया में कंडीशन हो जाती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारी पूरी ही बॉडी शून्य हो जाती है, पूरी ही बॉडी काम करना बंद कर देती है। ये हमारा हो जाता है जनरल एनेस्थीसिया। तो सर्जरी के टाइम पर डिपेंड करता है कि सर्जरी में कितना टाइम लगना है या फिर सर्जरी किस पार्ट में हो रही है, तो वो डिपेंड करता है हमारा सर्जरी पर। तो एनेस्थीसिया उस कंडीशन में दिया जाता है, और ये 3 तरह के हैं, तो ये हमारे ये भी डिपेंड करता है कि सर्जरी किस टाइप की होनी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्रायो सर्जरी। अब क्रायो सर्जरी क्या है, तो क्रायो सर्जरी में देखते हैं हम यहाँ पर क्रायो सर्जरी, जैसा कि नाम है, तो क्रायो सर्जरी मतलब यहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन, जो इसमें एक्सट्रीमली कोल्ड, एक्सट्रीमली ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडे, क्रायो सर्जरी में बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमने हीट देखा था हाइपरथर्मिया में, तो क्रायो सर्जरी में बहुत ज़्यादा ठंडे से, मतलब कोल्ड प्रोड्यूस किया जाता है, एक्सट्रीमली कोल्ड प्रोड्यूस किया जाता है उस पर्टिकुलर एरिया पर बाय लिक्विड नाइट्रोजन के हेल्प से या फिर ऑर्गन गैस के हेल्प से, यूज टू डिस्ट्रॉय एबनॉर्मल टिश्यू, जिससे कि क्या कर दिया जाता है, जो एबनॉर्मल टिश्यू है या फिर जो हमारे सेल्स है उसको डैमेज कर दिया जाता है, एक्सट्रीमली कोल्ड देकर, एक्सट्रीमली ठंडाई देकर। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हीट ना देके हम एक्सट्रीमली कोल्ड देंगे, जो कि हम किसके हेल्प से देंगे, लिक्विड नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस के हेल्प से देंगे। तो जो क्रायो सर्जरी में हम क्या करते हैं, ये अर्ली स्टेज में दिया जाता है। मान लो हमें पता है कि हमारा पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर कैंसर फॉर्म हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्रायो सर्जरी दे सकते हैं, जिससे कि जो हमारी कैंसर सेल है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो एक्सट्रीमली कोल्ड देकर भी क्रायो सर्जरी के हेल्प से उस सेल को मारा जा सकता है। अब जो हमारे जैसे कि अर्ली स्टेज स्किन कैंसर में भी दे सकते हैं, रेटिनोब्लास्टोमा की कंडीशन में दे सकते हैं, या फिर पेरी कैंसरस ग्रोथ की कंडीशन में दे सकते हैं ऑन द स्किन एंड सर्विक्स। तो क्रायो सर्जरी को हम क्रायोथेरेपी भी बोलते हैं। तो क्रायो सर्जरी से याद रखना, क्रायो सर्जरी क्या होता है, तो क्रायो सर्जरी में एक्सट्रीमली कोल्ड दिया जाता है, जैसे कि समझ लो बर्फ़, तो बर्फ़ तो थोड़ा कम ही हो जाएगा, लेकिन एक्सट्रीमली कोल्ड दिया जाता है जिससे कि जो कैंसर सेल हैं वो मर जाएं। याद रखना, क्रायो सर्जरी अर्ली स्टेज में दिया जाता है जब कैंसर फॉर्म ही हो रहा है या फिर स्टार्ट ही हो रहा है। तो क्रायो सर्जरी से जो पर्टिकुलर जो कैंसर सेल है उसको श्रिंक किया जा सकता है या फिर मारा जा सकता है। तो ये हमारी हो जाती क्रायो सर्जरी। नेक्स्ट हम बात कर लेते लेज़र। तो लेज़र होता है, जैसे कि हमने सर्जरी देखा, सर्जरी में हम लोग पर्टिकुलर एरिया को अलग कर देते हैं। तो लेज़र सर्जरी से भी क्या किया जाता है, लाइट के हेल्प से
पर्टिकुलर टिश्यू पर कट लगा के लाइट के हेल्प से उसको क्या कर दिया जाता है, उसे श्रिंक कर दिया जाता है या फिर मार दिया जाता है। तो ये भी हमारे एक लेज़र सर्जरी बोल सकते हैं कि लेज़र होता है। लेज़र मोस्ट ऑफन यूज टू ट्रीट ट्यूमर और सरफेस ऑफ द बॉडी ऑन द इनसाइड लेन एंड इंटरनल ऑर्गन। लेज़र सर्जरी का यूज़ हम लोग कब करते हैं, इंटरनल ऑर्गन में अगर कोई कैंसर फॉर्म है तो उसे अलग करने के लिए या फिर उसे मारने के लिए लेज़र का यूज़ करते हैं। इंक्लूडिंग बेसल सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है, सर्वाइकल चेंजेस भी हो सकते हैं या फिर अदर कैंसर भी हो सकता है। तो जो हमारे स्मॉल नॉन स्मॉल सेल लंग्स कैंसर, तो इससे ये हमारा हो जाता है लेज़र। नेक्स्ट हम देखते हैं टारगेटेड थेरेपी। बहुत इंपॉर्टेंट है टारगेटेड थेरेपी क्या होता है। अब टारगेटेड थेरेपी क्या है, ये भी एक कैंसर का ट्रीटमेंट है। इसमें क्या किया जाता है, टारगेटेड प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कैंसर सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। जिस तरह से हम जानते हैं कि जो हमारे कैंसर सेल को बढ़ाने के लिए प्रोटीन होती है, प्रोटीन हेल्पफुल होती है। तो टारगेट थेरेपी में क्या किया जाता है, पर्टिकुलर जो सेल की ग्रो कर रहा है, जो प्रोटीन सेल की ग्रो कर रहा है, तो उस प्रोटीन को टारगेट किया जाता है। किससे, यहाँ पर देखते हैं जो पर्टिकुलर जो टारगेटेड प्रोटीन्स होते हैं उससे ही फोकस किया जाता है। तो उस जो प्रोटीन्स के हेल्प से ही उस प्रोटीन को फोकस किया जाता है, जिससे क्या होता है, वो पर्टिकुलर उस एरिया को टारगेट बनाकर उस पर्टिकुलर सेल को क्या कर देता है, मार देता है। देखिए, इट इज़ फाउंडेशन ऑफ प्रिसिजन मेडिसिन। A researcher learn more about the DNA change the protein that drive cancer. They are better able to design treatment that target this protein. तो इसका सर्च करते हुए पता लगाया कि जो इस प्रोटीन की ही डिज़ाइन का अलग प्रोटीन बनाया गया, तो उससे पर्टिकुलर टारगेट किया गया और उसको पर्टिकुलर उस चीज़ को जो हमारे कैंसर सेल है उसे मार दिया गया। तो प्रोटीन जो हमारे टारगेट प्रोटीन्स के हेल्प से, जैसे कि हमने देखा ये प्रोटीन्स है हमारे अगल बगल कैंसर सेल के, तो प्रोटीन टारगेट प्रोटीन को बनाकर ही ऐसा डिज़ाइन किया गया कि इस कैंसर सेल को डायरेक्ट टारगेट करके उसे डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो ये हमारा हो जाता है टारगेट थेरेपी। पर्टिकुलर उस कैंसर सेल को क्या किया, पर्टिकुलर कैंसर सेल को टारगेट बनाया और वो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय किया या फिर उस कैंसर सेल को मार दिया। तो ये हमारा हो जाता है टारगेट थेरेपी। अब टारगेट थेरेपी में देखो स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी हैं और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी हैं। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में हमने देखा कि स्मॉल जो ड्रग होती हैं उसका यूज़ करके, ताकि जो हमारे जितना स्मॉल ड्रग रहेंगी तो वो डायरेक्ट हमारे सेल पर जाएगी, डायरेक्ट इनसाइड ऑफ द सेल पर जाएगी, टारगेट करेगी। क्योंकि बड़ी होगी, जितनी ड्रग अगर बड़ी होगी तो हमारे अदर सेल टिश्यू को भी डैमेज करेगी। तो यहाँ पर स्मॉल मॉलिक्यूल्स ड्रग का यूज़ किया। आर स्मॉल इनफ टू एंटर सेल ईजिली। तो जो हमारे जो सेल होगी, कैंसर सेल होगी, ईजिली एंटर हो जाएगी और उसे टारगेट करके उस सेल को मार देगी। और मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, ऑल्सो नोन एज थेराप्यूटिक एंटीबॉडीज ही बोल सकते हैं, कि प्रोटीन produced in the lab. These protein are designed to attach to specific target found on cancer cell. तो उस प्रोटीन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया उस एंटीबॉडी से, प्रोटीन को इस तरह से डिज़ाइन किया कि डायरेक्ट जो भी प्रोटीन डिज़ाइन किया गया वो स्पेसिफिक जो हमारे कैंसर सेल होगी उसे डायरेक्ट फाउंड करके उसे क्या कर देगी, डायरेक्ट किल कर देगी। इसके अलावा वो डिस्ट्रॉय भी करती है, वो डिस्ट्रॉय करती है बाय द इम्यून सिस्टम। तो ये हमारी हो जाती है क्या, टारगेटेड थेरेपी। आई होप कि आपको इस क्लास में जो हमारा कैंसर का ट्रीटमेंट है वो बहुत सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। अगर आपको किसी भी ट्रीटमेंट पर थोड़ा सा भी डाउट होता है ना, तो एक बार आप कमेंट जरूर करिएगा, दोबारा से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।